लिखा होता, इन द इवेंट ऑफ योर नॉट हैविंग लाइसेंस पनिशमेंट प्रेस्क्राइब की गई है सेक्शन 23-24 में, तो यू कैन नॉट रेगुलराइज हिम। तो अब ये कई हाई कोर्ट्स में डिस्प्यूट चलता रहा, फाइनली इट वेंट टू सुप्रीम कोर्ट। तो ये 1992 में नेशनल फर्टिलाइजर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो, they will not become your permanent employees if you do not have license, etc. इसमें से punishment prescribe की गई, so you will be liable for punishment. The matter didn't end here. दीनानाथ का केस 1992 में आया, 1996 में सुप्रीम कोर्ट में एक और केस आया एयर इंडिया का, and there the decision of Dinanath was overruled and it was said if license is not there, और चारों पांचों कंडीशन जब मैंने बताया, दे बिकम योर परमानेंट एम्प्लॉइज। सुप्रीम कोर्ट अब जो हम जैसे लोग इसको इम्प्लीमेंट कर रहे थे परेशान। खैर एयर इंडिया केस में तो अपन बाद में कभी डिस्कस करें, बहुत कुछ हो गया था, तो ये केस आ गया कि नहीं, दे विल बी योर परमानेंट एम्प्लॉइज। दीनानाथ केस वाज ओवररूल्ड 1996 में। फिर 2001 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया केस आया, वेयर इट हैज बीन सेटल्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कि if there is no license or no registration or etc., then the act prescribes only punishment as per section 23-24. So license वगैरह नहीं होने से आपको रेगुलराइज नहीं करने की जरूरत नौबत आएगी, आपको सिर्फ पनिशमेंट होगी। लेकिन ये आपको कहाँ इफेक्ट करेगा, जब अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे परमानेंट एम्प्लॉइज का केस व्हेन दे बिकम रेगुलर, तब की बात करेंगे। बहुत शॉर्ट में जा रहे, कई चीजें अपन कम कर रहे हैं बिकॉज टाइम अवेलेबल इज शॉर्ट। Prohibition of employment of contract labor, regulation and abolition of contract labor. The abolition portion का notwithstanding anything, the appropriate government may, after consultation with central board as or state board as the case may be, prohibit by notification in the official gazette employment of contract labor in any process, operation or the work in any establishment. Yes, Pradeep, there's a seat here. Yeah, there's a seat here. दो तीन सीटें हैं आज। Come in, 2 more seats. Come in, yeah. Appropriate government means आपके लिए स्टेट गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल अंडरटेकिंग्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद स्टेट बोर्ड में prohibit and before and issuing any notification in subsection 1, the appropriate government shall have regard the conditions of work and benefits provided for this contractor and relevant factors, जो साहब ने भी बोला था, सिन्हा साहब ने, अब आया, whether the process operation is incidental or necessary for the industry, whether it is a perennial nature. perennial nature का कहीं definition नहीं आया अभी तक, सिर्फ यहीं पे इसी सेक्शन में आपको perennial nature word मिलेगा, उसे भी टाइम नहीं बताते हैं। That is to say, it is of sufficient duration having regard to the nature of industry, trade, business or manufacturing. वो कई बार आते perennial nature और जॉब आप नहीं लगा सकते, ऐसा नहीं है। प्रोहिबिशन के टाइम में वन ऑफ द फैक्टर्स, आपका जब कहीं केस फंस गया रेगुलराइजेशन, देयर इट मे कम इनटू अकाउंट, बट यू कैन नॉट सिंपली से, यदि लेबर ऑफिसर बोला आपको लाइसेंस नहीं दूंगा बिकॉज आपको पेरेंटल नेचर, यू कैन फाइट विद हिम, नो, आपके पावर ही नहीं है कहने का। ये केस हुआ कर्नाटक हाई कोर्ट, लेबर ऑफिसर ने लाइसेंस देने से मना कर दिया कि आपकी पेरेंटल नेचर ऑफ वर्क है, तो कोर्ट ने कहा ये पेरेंटल नेचर ऑफ वर्क सेक्शन 10 में है, वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड करेंगे, आप नहीं कर सकते। तो पेरेंटल नेचर का एक केस बताते हैं कि माइंस में, मानसून में माइंस बंद हो जाती, तो उन्होंने कहा माइंस बंद हो गए, हमारा तो पेरेंटल नेचर ऑफ वर्क ही नहीं, बीच में रुक जाता है 3 महीने, बड़ा अच्छा लगता है बात करने को। कोर्ट ने कहा नेचर ऑफ द इंडस्ट्री देखो, वो तो बंद होनी है माइंस सारी। Whether it is done ordinarily through regular workmen in that establishment or sufficient to employ concept, यदि कभी गवर्नमेंट ने आपको बोला आपके यहाँ लेबर कॉन्ट्रैक्ट लेबर वायलेट करने, इन चारों को पकड़ के इसके ऑपोजिट रिप्लाई लिख दीजिए। It is not ordinarily done through regular workmen. It is not possible to employ sufficient employment. It is not perennial nature. आप भी लिख के दीजिए ना, वो कहेगा आपके यहाँ लेबर लगती, आपकी क्यों नहीं अबॉलिश किया जाए, हमारी होती थी यहाँ पे नागपुर में, हमेशा आते थे मंत्री जी पिछले, कम ही नहीं आते। I think now 2 more seats. Yes, 1 more. You want to come? एक सीट और है।
if question arises, what is perennial nature, then decision of appropriate government is final. Court interfere नहीं करेगी. What is perennial? So abolition of contract labor, the government may do it after consulting the state or government advisory board, and taking into account these factors. We will just go through some cases. Non-obstate clause. इसका मतलब है notwithstanding. अपन ने शुरू किया था notwithstanding anything. What happens is when abolition is announced, 20 से कम लोग जहाँ एम्प्लॉय होते हैं वहाँ भी लग जाएगा. तो कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो कॉन्फ्लिक्ट के अगेंस्ट में ये इधर साहब सीट इज. सर आप थोड़ा फाइट करेंगे तो कुछ नहीं होगा. पेरेनियल की पावर तो डिप्टी लेबर कमिश्नर को अनाउंस वेदर इट इज पेरेनियल और नॉट, बट देन यू कैन ऑलवेज कंटेस्ट कि ये पेरेनियल तो होता ही है. देखिए अपन जो काम कर रहे हैं ऑलमोस्ट सभी कॉन्ट्रैक्ट लेबर लगाते हैं, ऑलमोस्ट सब पेरेनियल ही हो जाता है इफ यू लुक एट इट. बट देन माई कॉन्ट्रैक्ट इज जेन्युइन, लेट अस से थोड़ा कंटेस्ट करना पड़ता है. यस यू हैव सीन रीजंस नेसेसरी टू स्टेट एंड एनी ऑर्डर कम टू दैट केस रीजन बताना जरूरी है. क्या हुआ था, एक गवर्नमेंट ने ऑर्डर इशू किया 1976 में प्रोहिबिटिंग एंगेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर, बट द रीजन वाज नॉट गिवन. अभी इसका आई डिस्कस दैट केस, आई जस्ट गो थ्रू क्या क्या है इसमें डिस्कस करेंगे. So who has the exclusive power to prohibit engagement of contract labor? It is government. Consultation with the board is absolutely necessary. The factors which set 4 factors, these are not exhaustive. These are only illustrative. और भी हो सकते हैं. Like financial condition is one of the factors. It is applicable to cooperative society also. ये cooperative society वाले बोलते हैं हम तो self employed है, बोला no your work में लिज्जत पेपर में केस हुआ था. I'll come to that. लिज्जत पापड़ वाले महिला गृह उद्योग वाले हम तो मेंबर हैं कोऑपरेटिव से, सेल्फ एम्प्लॉयड. कोर्ट ने कहा का सेल्फ एम्प्लॉयड, सुबह आते हो शाम तक जाते हो, मटेरियल मिलता है, ये होता है. योर एंटायर रिलेशनशिप इज दैट ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉई. आप मेंबर होंगे, आप उसकी सोसाइटी की, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप है आपकी. इसमें मिनिमम process, operation or other work need not interpret only core activities. So not only core activities, even non-core activities they can ban engagement of contract labor. This is I have already said. Consultation. Consultation with the board is absolutely necessary. If it is not done, then you can always challenge and it can be done. This Gujarat working class union case, very small, very briefly I'll discuss this to give you an example where courts can intervene. In this case, the Central State Advisory Board recommended prohibition of engagement of contract labor in security of this state government companies of Gujarat. So Gujarat government, when the recommendation came, said, in the file it was noted we are going to engage, we are going to create a security setup on the lines of CISF, and therefore will not discontinue engagement of contract labor in the security operations. तो कोर्ट ने कहा ये आपने डिसीजन तो ले लिया, बट वाज दिस the decision of yours to create an agency equivalent to CISF shown to the board? बोर्ड के सामने आज आपने इफेक्ट रखा नहीं. therefore it is not a proper consultation. प्रॉपर कंसल्टेशन का भी होता है, वो थोड़ा आप कोर्ट में जाने से लॉयर्स करेंगे. Now this was a case, Fakir Law was a case of Calcutta High Court in 1996 which said कि court can, government can disagree with the recommendation of the board. बोर्ड ने recommend किया, गवर्नमेंट इसे हम नहीं मानते, तो power to prohibit means power to refuse to prohibit also. ये जजमेंट रहा, लेकिन फाइनली एयर इंडिया के केस में ये डिसाइड हो गया 1997-1996 में कि वंस State Advisory Board or Central Advisory Board recommends, the government has no option but to accept it. And also, government cannot issue a prohibition notification for cancelling that. एक बार बन गया तो बन गया. ये केस हो चुका है कर्नाटक हाई कोर्ट में. They have issued a notification that any factory engaging more than 250 workers will not have contractors employees as canteen workers. जिसमें 250 आदमी काम कर रहे हैं वो आपके कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर आपके परमानेंट एम्प्लॉइज होंगे. सुप्रीम कोर्ट तक गया, गवर्नमेंट ने कोशिश की एयर इंडिया की इसको वापस विड्रॉ करें, नहीं हो पा रहा. एक बार निकल गया तो निकल गया.
इसका जो नेसेसरी टू स्टेट रीजंस बहुत लंबा सा है, सिंपली है कि गवर्नमेंट ने 1976 में एक नोटिफिकेशन किया कि फॉर ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग स्वीपिंग, क्लीनिंग, डस्टिंग, वॉचिंग बिल्डिंग्स में प्रोहिबिट कर दिया एंगेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर। इमेजिन 1976 में ये ऑर्डर आ गया कि प्रोहिबिटेड एंड वी वर्किंग इन सेंट्रल अंडरटेकिंग्स। तो वो चलता रहा, क्या ऐसे रहा, केस चलता रहा। तो इसके पहले 1991 में दालमिया सीमेंट मद्रास में केस हुआ कि जी नोटिफिकेशन तो निकाल दिए लेकिन रीजंस नहीं लिखे, मतलब आफ्टर कंसिडरिंग रीजंस प्रोवाइडेड इन 10(2)(b ये लिखना जरूरी है, इतना से टेक्निकल ग्राउंड होना जरूरी है। तो कोर्ट ने नहीं माना, कोर्ट ने कहा नोटिफिकेशन में इसकी जरूरत नहीं होती। लेकिन फाइनली ये सेल के केस में 2001 में 25 साल बाद जाके नोटिफिकेशन पॉस हुआ कि इसमें रीजंस नहीं मेंशन किए। 10(2)(b आफ्टर कंसिडरिंग द फैक्टर्स मेंशन इन 10(2)(b में इतना से मेंशन नहीं किया, इसलिए नोटिफिकेशन इनवैलिड हो जाता। तो बच गए सारे सेंट्रल अंडरटेकिंग, नहीं तो स्वीपिंग, डस्टिंग, क्लीनिंग, सिक्योरिटी सब परमानेंट एम्प्लॉइज कैसे चलती फैक्ट्री। A general notification considering all establishments can be issued. Notification will be applicable to industries commissioned after publication of notification. 1976 में नोटिफिकेशन आया, 1992 में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का एक डिपार्टमेंट बना। अब क्वेश्चन हो गया कि नोटिफिकेशन तो लगना नहीं चाहिए बिकॉज हैविंग रिगार्ड टू द कंडीशंस तो देखा ही नहीं गवर्नमेंट ने। तो कोर्ट ने कहा नहीं, एक बार लग गया तो इट इज फॉर ऑल द इंडस्ट्रीज, फ्यूचर इंडस्ट्रीज ऑल्सो। और इसमें और होता था, एक बार नोटिफिकेशन निकल गया तो एयर इंडिया ने कह दिया, एयर इंडिया के जजमेंट में नोटिफिकेशन लेने के बाद सारे एम्प्लॉइज आपके परमानेंट एम्प्लॉइज हो जाएंगे। बट 2001 में सेल के केस में वो रूल हो गया, ये बड़ा चला, गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ये वो करके 5-6 साल बहुत टॉपसी टर्वी हुआ इस केस में। Finally, it is like this: if a prohibition order is issued in 10(1), contract labor does not become automatically your employees, unless your contract is a vague contract, is a fake contract, is a bogus contract. वो अपन डिस्कस कर लेते हैं अभी। Government has exclusive jurisdiction. Court cannot decide. Government alone can decide whether to prohibit or not. तो government को भी खुश रखना जरूरी है. That is the reason. इसमें गए थे 1985 में सुप्रीम कोर्ट में BHEL के वर्कर्स, बट गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ दैट। कोर्ट ने कहा नहीं, हमारा काम नहीं है, ये गवर्नमेंट ही करेगी। सारे कंडीशन बता दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होता है, सेम वर्क सब कुछ दे दिया। मैंने पढ़ा था वो जजमेंट। कोर्ट ने कहा सब कुछ सही है लेकिन प्रोहिबिशन करना गवर्नमेंट का काम है, हमारा काम प्रोहिबिशन करना नहीं है। कुछ एक केसेस में कोर्ट ने किया केटरिंग क्लीनर से, लेकिन इसमें स्पेशल फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस थे जिसमें कोर्ट ने किया, नॉर्मली कोर्ट नहीं करता। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। Court can examine whether the contract is genuine or strong. If it is not, then it will declare that contract employees are. Then कोर्ट के पास अभी भी पावर है, ये नहीं कि आप निकल गए, कोर्ट के पास पावर है। Provided your are the employees of the principal employer. ये केस देख लेते हैं, केस समझ लेंगे तो आपको क्लियर समझ जाए। गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 1500 आदमी फॉर लोडिंग अनलोडिंग ऑफ कोल करते थे। फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ कोल 1500 पीपल यूज्ड टू बी एंगेज्ड। तो मैकेनाइजेशन हुआ, इनको निकाला, शोर शराबा हुआ, तो आर दे परमानेंट एम्प्लॉइज और नॉट, ये करके लेबर कोर्ट ने कहा यस, हो जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा यस। क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट ने? कि सारा काम आप कराते हैं, डिसिप्लिनरी एक्शन आप लेते हैं, अपॉइंटमेंट आप करते हैं, वेजेस आप देते हैं, लाइसेंस आपके पास नहीं है, कौन छुट्टी जाएगा वो आप करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर तो एक बार आता है चले जाता है, तो सारा कंट्रोल एंड सुपरविजन आप ही का है। तो कहाँ से, ये तो आपने सिर्फ नाम के लिए कॉन्ट्रैक्टर रखा हुआ है, देयरफॉर दे आर योर एम्प्लॉइज। तो आप जो कॉन्ट्रैक्ट चलाते हैं उसमें प्लीज आप छुट्टी मत सैंक्शन कीजिए, तनख्वाह बढ़ाने की रिकमेंडेशन लिख कर मत दीजिए। आप लिख के दे देंगे, आपके पास कागज नहीं होगा, उसके पास 10 साल के पुराने कागज होंगे, आप देखते रह जाएंगे, आपकी फैक्ट्री में नहीं मिलेंगे। आप, मेरे पास कागज आते हैं, फाड़ के फेंक देता था मैं देखता भी नहीं था। लोग आते थे, सब इसकी तनख्वाह बढ़ा दो, कॉन्ट्रैक्ट टीयर द पेपर गेट लॉस्ट, कॉन्ट्रैक्टर को आने दो।
एज फार एज पॉसिबल छुट्टी देना, अपॉइंटमेंट करना, इसको अपॉइंट कर लो कॉन्ट्रैक्टर, इसको मैं अपॉइंट कर रहा हूँ, भाई वर्बली टेलीफोन पे बात कर लो, ठेकेदार को बुला लो, डू इट, बट डोंट शो ऑन रिकॉर्ड दैट यू आर कंट्रोलिंग द वर्क। ये इनका और भी बढ़िया केस था अहमदाबाद इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का, ये 1995 है, इसका 1998 में इनके पास 306 एम्प्लॉइज का लाइसेंस था, लगा रहे थे 360। वर्क ऑर्डर में भी लिख देते योर एम्प्लॉइज विल हैव टू वर्क अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ आवर सुपरवाइजर्स। कॉन्ट्रैक्टर को ये भी लिख के देते, नया कॉन्ट्रैक्टर पुराने वाले एम्प्लॉइज को सबको देते रहोगे तुम, विल कीप ऑन एंगेजिंग ऑल द कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉइज, विल डू इट। और मजे की बात होती थी, इनका वर्क ऑर्डर भी 3-4 महीने बाद निकलता था, काम शुरू हो गया उसके 3-4 महीने बाद निकलना, लाइसेंस रिन्यू नहीं कराया। तो अब आप सोचिए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट यदि होगा तो क्या होगा। तो लाइसेंस नहीं होना आपको पनिशमेंट तो देगा, साथ में यहां दुख देगा। प्रोसीजर फॉलो कर लीजिए। बाय एंड लार्ज आज की तारीख में गवर्नमेंट भी इतनी कीन नहीं है कि रेगुलराइज करे कॉन्ट्रैक्ट लेबर, बट फॉलो द प्रोसीजर, लाइसेंस होने चाहिए। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट करिए, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में भी आप दे दीजिए भाई इस काम के लिए मैंने तुझे 10 लाख रुपए साल के दूंगा, 1 लाख रुपए महीना का दूंगा, अलग से चिट्ठी में लिखवा लीजिए इतना आदमी एंगेज करूंगा, खुद नहीं उससे लिखवा के दीजिए कि 1 लाख में मैं इतने आदमी एंगेज करूंगा। इट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट। यस यस, हाँ इतने टन का तुझे, एवरी टन दिस इज द रेट, कैलकुलेट द टन कितने आदमी लगेंगे, यू कैन कम आउट दैट एंड से 2 लाख रुपए महीना दूंगा तुझे, दैट्स योर लम सम फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड फॉर दिस लम सम। और 1-2 सुपरवाइजर उसके रखवा दीजिए, सो दैट इट कैन ऑन रिकॉर्ड से कि सुपरवाइजर्स काम कर रहे हैं, हम नहीं डायरेक्टली डील नहीं कर रहे। जरूरी है, ये कांट, जस्ट कांट, मिनिमम वेजेस तो गवर्नमेंट उसमें मत करिए। देखिए एक बार नहीं करते तो वहां से प्रॉब्लम चालू होती है। सी व्हाट वी इग्नोर इज कि मिनिमम वेजेस नहीं देते हैं, वो कुछ नहीं बोलता है। किसी दिन कोई लीडरशिप स्ट्रांग खड़ी हो गई अपोजिशन की, बात वहां से चालू हो गया, आपका कॉन्ट्रैक्ट रेगुलर नहीं है, आपकी लाइसेंस नहीं है, आपका कैमोफ्लेज है, ये करके इट अननेसेसरीली एड्स अप टू प्रॉब्लम्स। लाइसेंस नहीं लिया, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये कैमोफ्लेज है, फेक कॉन्ट्रैक्ट है, बोगस कॉन्ट्रैक्ट है, तो रेगुलराइज करो, हो सकता है। सेम वो सेक्रेटरी हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में वही काम था, गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जैसा, कॉन्ट्रैक्टर एक नाम मात्र के लिए था, आके चले जाते थे। इस केस में कोर्ट ने बोले जिन्होंने 240 दिन किए उनको रेगुलराइज करो। तो 1999 के बाद ये हो गया कि जिस कॉन्ट्रैक्ट लेबर ने 240 दिन बाद कर लिए उसको रेगुलराइज करो। लोगों ने ये इंटरप्रेट करना चालू किया, तो ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन 240 दिन होने पर आप रेगुलराइज करते हैं, ये जरूरी नहीं है। तो इसके केस में इन्होंने इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कई लोग कई सालों से काम कर रहे थे, हमने कहा 240 दिन में जो काम करना कर ले उसको रेगुलराइज कर देंगे, बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट वॉज फेक कॉन्ट्रैक्ट, बोगस कॉन्ट्रैक्ट। तो शैम कॉन्ट्रैक्ट, बोगस कॉन्ट्रैक्ट के क्या कहता है, कई बार ये भी करते हैं, पहले अपने रोल पर रखते हैं, मास्टर रोल पर, कैजुअल एम्प्लॉइज को कॉन्ट्रैक्टर में दे देते हैं। होता है क्या ऐसा? मत करिए ये, एक बार वो कर ले तो वो बोगस हो जाएगा, वो कोर्ट में जीत जाएंगे। There is no registration, there is no license, लाइसेंस एक्टिविटी कुछ और है, लाइसेंस में कुछ और लिखा हुआ है। लाइसेंस परमिट्स लेसर नंबर ऑफ लेबर एक्चुअली एंगेज बाय द कॉन्ट्रैक्ट। वो आपके ये फेक कॉन्ट्रैक्ट के केस में आपका पलड़ा तो भी लेस देन 20 वाला ठेकेदार ही मतलब हो, या फिर आप तो वैसे ही उसके और कहाँ पे है, उसके और कहीं कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन आपका तो लाइसेंस है, आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो जनरली छोटे मोटे आप जब रखते हैं तो फिर फंसते हैं। एक अभी केस डिस्कस करेंगे, जब कॉन्ट्रैक्टर की 15 आदमी लगाने वाला ठेकेदार क्या ठेकेदार होगा। सुपरविजन, डायरेक्ट कंट्रोल, डिसिप्लिनरी एक्शन इज बाय द प्रिंसिपल एंड द कॉन्ट्रैक्टर एक्ट्स एज अ कंड्यूट ओनली। जो अपन ने अभी गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का केस, इतना याद रखें गुजरात वाले केस में क्या हुआ था। यदि उसको अवॉइड कर लेंगे, आपकी पेमेंट भी, छुट्टी भी, डिसिप्लिनरी एक्शन भी, अपॉइंटमेंट भी सब मैं ही करूंगा, वेजेस भी हम ही बांटेंगे, एडवांस भी हम ही देंगे, तो प्रॉब्लम होगी। आ जाता कई लोग कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस दे दो, आते हैं ना लोग। सर पेमेंट तो करते हैं, वो पेमेंट भी खुद ही ड्रॉ करके खुद ही मसला बनाकर विटनेस भी खुद कर देते। विटनेस
देखिए अब ऑफ द रिकॉर्ड प्लीज डोंट कोट मी एनीवेयर, विटनेस कराने में मैं नहीं कराता था विटनेस। सर क्यों? वो रजिस्टर तो उसके पास रहता है, कभी दिखाएगा कोर्ट में, देखो इन लोगों ने साइन किया है। प्रॉब्लम है ना, ऐसा नहीं, ये एक्ट में लिखा है एंड उस पर लिखना पड़ता है, थप्पा लगाना पड़ता है कि विटनेस पेमेंट इन माय प्रेजेंस। अब वो प्रॉब्लम क्या होगी सर, उसमें प्रॉब्लम क्या होगी? वो लेबर जाएगा जी, मसला देख लो, मैं तो हर महीने यहाँ प्रेजेंट हूँ, इनके दस्तखत हैं इस पर। कई बार एक्ट उल्टा पड़ जाता है अपने ऊपर। कोई ऑडिटर चल रहा था, हाँ जी अगले महीने से करा लेंगे, फिर 1-2 महीने करा के फिर रोक देते थे। अंडरस्टैंड एज एम्प्लॉय, एक एविडेंस बन रहा है, पर उसकी जो मस्टर रोल अपने पास रख लीजिए आप, महीने के महीने बना के ओरिजिनल। थोड़ा सा होता है लेकिन सेफ्टी रहती है अपनी। जैसे मैंने बोला था, देयर इज नो ऑटोमेटिक अब्जॉर्प्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर ऑन अबॉलिशन ऑफ इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज जेन्युइन। कॉन्ट्रैक्ट जेन्युइन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। इट विल अप्लाई टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, इट विल अप्लाई टू एम्प्लॉइज एम्प्लॉइंग लेस देन 20। Court has to exercise restraint in reopening the cases, but burden of proof is on the person who is named. L&T McNeil गवर्नमेंट का है कि कोर्ट ने कब इंटरवीन किया। इस केस में गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने डिक्लेयर कर दिया कि जिस किसी भी फैक्ट्री में 50 एम्प्लॉइज से ऊपर एंगेज है, वहाँ पे स्कैवेंजिंग वर्क, टॉयलेट क्लीनिंग वर्क विल बी डन बाय रेगुलर एम्प्लॉइज, नो कॉन्ट्रैक्ट लेबर विल बी एंगेज फॉर दिस। तो BHEL ने प्रोटेस्ट किया, चीफ इंजीनियर तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने प्रोटेस्ट किया। तो बोर्ड ने क्या किया, भैया ये सब प्रोटेस्ट लेटर्स आए, आप डिसाइड कर लो गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने डिसाइड करके बैन कर दिया। इंडस्ट्री लॉयर्स वर स्मार्ट, इंडस्ट्री वर स्मार्ट कि भैया हमने तो वहाँ लिखा है, बोर्ड ने भी ना कोई रिकमेंडेशन नहीं दी, इट्स नॉट प्रॉपर कंसल्टेशन, तो नोटिफिकेशन पास हो। मतलब कई बार पॉलिटिक्स खेलते ना यार, अपने ऊपर डाल दो, अपने को नहीं करना कुछ, गवर्नमेंट के ऊपर दे देते। आर्टिकल 14 से राइट टू इक्वालिटी, कॉन्स्टिट्यूशन का राइट टू इक्वालिटी रहते, एवरीबडी हैज टू बी ट्रीटेड इक्वली। तो नॉयसिल के केस में उन्होंने बोला तो भाई इफ टू इंडस्ट्रीज आर सिमिलरली प्लेस्ड, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा का बैन किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट लेबर, एनीवन फ्रॉम महिंद्रा एंड महिंद्रा कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैज बीन प्रोहिबिटेड इन योर केस। कैंसिल बिकॉज इनके केस में कर तो दिया झटके में, आई थिंक ऑल गार्डन शार्डन सब कर दिया था, बट देन एक्सेप्ट कैंटीन। नाउ क्वेश्चन इज व्हाई यू लेफ्ट आउट कैंटीन व्हेन यू आर डूइंग ऑल, पहली चीज। दूसरा, आप इनकी ट्रैक्टर इंडस्ट्री को कर रहे हो तो दूसरी ट्रैक्टर इंडस्ट्री को क्यों नहीं कर रहे हो जो महाराष्ट्र में है? अब वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 होगी ना, इक्वालिटी। गवर्नमेंट तो सबको बराबर चीज देखना चाहिए ना। महिंद्रा को क्यों पिकअप किया, उसको क्यों नहीं पिकअप किया? मैं इंडोरामा में तब बात करते तो मैं मंत्री जी को ये बोलता था कि जी आप हमको कर देंगे तो गुजरात में रिलायंस है, उसका तो कोई कर ही नहीं पाएगा, हम तो पिट जाएंगे। महाराष्ट्र में थोड़ा सी बोल दो गुजरात वाले अच्छा कर रहे हैं, थोड़ा मंत्रियों को तकलीफ हो जाती है, तो हम छूट जाते थे, वैसे गुजरात के नाम से हम छूट जाते हैं। जैसा मैंने बताया, रिव्यू गवर्नमेंट नहीं कर सकती। एक बार कॉन्ट्रैक्ट लेबर अबॉलिश हो गया तो गवर्नमेंट के पास भी पावर नहीं है। अब आप ये पेरिनियल नेचर की बात कर रहे थे, बार बार हर कोई बोलता है पेरिनियल नेचर ऑफ वर्क में नहीं लगा सकते। व्हाट इज पेरिनियल नेचर कहीं डिस्क्राइब नहीं है, कहीं कोर्ट में प्रेस्क्राइब, कहीं कोर्ट में भी वो नहीं है, सॉरी एक्ट में कहीं नहीं लिखा है पेरिनियल नेचर ऑफ जॉब क्या है। तो सफिशिएंट ड्यूरेशन विद रेफरेंस टू द इंडस्ट्री। अब आप सरप्राइज करेंगे, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी में एक 10 साल से एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने एक गवर्नमेंट की दूसरी एजेंसी को कस्टम क्लियरेंस का काम दिया हुआ था, 10 साल बाद भी कोर्ट ने बोला दिस इज नॉन पेरिनियल, पेरिनियल नहीं है, बोल दिया। कोर्ट का कुछ रीजन होते हैं। जैसे मैंने बोला था, माइंस आर क्लोज फॉर सम टाइम ड्यूरिंग मानसून एंड वर्क इज नॉट अ पेरिनियल नेचर। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो होता है, इफ योर कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट जेन्युइन, द कॉन्ट्रैक्ट लेबर कैन अप्रोच द लेबर कमिश्नर, कंसिलिएशन स्टार्ट करा के, रेफरेंस करा के रेगुलराइजेशन का केस कर सकती है। दे हैव द लिबर्टी। लेबर तो जाए, लेकिन वो कहता है कि पेरिनियल नेचर का काम नहीं है। वो जो जब सेक्शन 10 का नोटिफिकेशन आया, सेक्शन 10 का नोटिफिकेशन जब आया तो दो बातें उठी उसमें। एक तो मैं बताना भूल गया कि एक
ओमिनिबस नोटिस, सारे एक नोटिफिकेशन सारी माइंस कवर हो सकती है। तो इस माइंस ने बोला कि जी हमारी माइंस के अंदर तो काफ़ी कंडीशन अच्छी हैं, आपने आके देखा ही नहीं सके। बोला वो नहीं हो सकता। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर एक इंडस्ट्री को विजिट किया जाए देखने के पहले, और सैंपल में विजिट कर लेंगे। सपोज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में खत्म करना है तो 2-4 फैक्ट्री देख लेंगे, हैवी केमिकल्स में करना है तो 2-4 फैक्ट्री विजिट कर सकते हैं। नॉट कि मेरी को नहीं किया बाकी सबको किया तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन। इसके केस में बोला 4 महीने तो हर एक माइंड बंद रहती है। इट इज़ बाय नेचर ऑफ इंडस्ट्री ना, उसमें था ना विद रेफरेंस टू नेचर ऑफ इंडस्ट्री, हैज टू बी डिटरमिन्ड विद रेफरेंस टू इंडस्ट्री। तो 4 महीने लेबर तो बैठेगी, दैट्स नॉट अ क्वेश्चन। क्वेश्चन इज आपकी प्रोहिबिट करें कि नहीं करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस इज ऑन द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। ना ये एक वेजेस ये और एक वो जो अपन ने पहले डिस्कस किया था, सेम और सिमिलर नेचर ऑफ वेज। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिस्टिंग्विश किया है कि वो जो है उसमें कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी नहीं है। वो स्टैट्यूटरी प्रिस्क्राइब्ड है, इसलिए कॉन्ट्रैक्टर देगा वो। सेम एंड सिमिलर नेचर ऑफ वर्क करने पे इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, नॉट योर्स। बट आपने नहीं किया पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर ने तो अपने को करनी पड़ती है वेजेस। ग्रेचुटी एंड बोनस, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में वेजेस डिफाइंड है, ग्रेचुटी बोनस देना पड़ेगा। कॉन्ट्रावेंशन अपन इसको छोड़ देते हैं। ऑफेंसेस बाय कंपनीज, एनी पर्सन एक्टिंग एज डायरेक्टर विल बी रिस्पॉन्सिबल अनलेस ही प्रूव्स कि कोई और कर रहा था, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। इसके केस में होते आदित्य पुरी का केस है, HDFC के चेयरमैन थे, आपने सेक्शन 7 का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया करके उनको प्रोसिक्यूशन का नोटिस डाल दिया पटना के लेबर ऑफिसर। कोर्ट ने कहा भैया जब ये थे ही नहीं यहाँ पे, जो बॉम्बे बैठते हैं, आप यहाँ करा रहे हो, कहाँ से हो। तो कभी केस हो कि वो क्या करते, सीधा ऑक्यूपायर ओनर, वो नहीं है। ये अब आ जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। Normally, employer-employee relationship does not exist between an employer and a contractor and the servant. Normally नहीं होगा, normally कोई relationship नहीं है, लेकिन where employer retains or assumes control over the means by which work is done, it may be said that employer-employee relationship exists. Control करेगा supervision उसका, how the work is done, then ये पहले क्या होता था कि कंट्रोल एंड सुपरविजन वाज द ओनली फैक्टर। अब पायलट है, एम्प्लॉय तो है, कॉन्ट्रैक्ट में भी होगा, वर्कमैन है पायलट, और कंट्रोल एंड सुपरविजन तो कॉन्ट्रैक्ट पर उसका नहीं हो सकता, वो अपनी खुद की स्किल यूज करता है। देयरफॉर कोर्ट हैव सेड मेनी अदर फैक्टर्स आर टू बी कंसीडर्ड। हु हैज अपॉइंटेड हिम, हु कैन डिसमिस हिम, कितने लंबे साल से काम कर रहा है, कितना कंट्रोल एंड सुपरविजन है, नेचर ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। इसमें जैसे बीड़ी और अगरबत्ती में इवन inspection is considered as supervision and control, because BD making is a very simple work. Organization of workplace, supply of tools and materials, ये भी एक केस अपन अभी डिस्कस करेंगे। whether the person is business of his own, अपना खुद का बिजनेस कर रहा है, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, तब तो बचेगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अब ये इसमें 4-5 तरह की चीजें, प्राइमा फेसी टेस्ट, इंसिडेंटल रिलेशनशिप, नॉट ऑन ओन अकाउंट, आइए प्राइमा फेसी टेस्ट में। जगेंद्र केमिकल वर्क्स 1957 का जजमेंट अभी तक काफी इस चीज को गाइडलाइंस देता रहता है। ये सॉल्ट पैन वर्कर्स का केस है। मानसून के बाद सौराष्ट्र में सॉल्ट पैंस बना देती है कंपनी, सॉल्ट पैंस अलोकेट कर देती है, अग्रारिया करके लोग होता है उनको, कभी कभी बड़ा पट्टा होता है तो 2 लोगों को दे देती है, फिर वो अग्रारिया उसमें वेल बनाता है, पानी निकलता है, डेंसिटी ठीक हो जाती है, कंपनी का आदमी आके डेंसिटी चेक करता है, पानी बिछाता है उसमें, हर एक प्रोसेस में उसके कंपनी का आदमी आके उसको चेक करता है। ये कभी भी काम कर ले, दिन रात अपने आदमी लगा ले, अपने बीवी बच्चों को काम पे लगा ले, कंपनी को कोई मतलब नहीं, और कंपनी का आदमी हर एक स्टेज पे चेक करता है। आफ्टरवर्ड जब सॉल्ट बन जाता था तो सॉल्ट यूज टू बी कैरिड ओवर टू, वहाँ पे उनकी डिपो, सॉल्ट की फिर चेकिंग होती थी, अच्छी क्वालिटी का होता था, प्रेस्क्राइब क्वालिटी का अच्छा होता था, रिजेक्ट हो जाता, रिजेक्टेड माल वहीं पड़ा जाता, इसको नहीं मिलता। छुट्टी का कोई पता नहीं,
अटेंडेंस का कोई बता नहीं, ड्यूटी टाइम का फिक्स नहीं, कोई भी आपको क्या मानेंगे उसको? व्हाट विल यू कंसिडर हिम? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है क्या? वो अपने कोई आदमी लाके लगा ले